अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी जी ऊपर? वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज आपकी? ग्रेट, वंडरफुल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। गुड। आज का हमारा प्रोग्राम आपको पता न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब है कि ये एक किस्म का आर्ट है, ये स्टडी है जिसके बारे में हमने पढ़ना है और इसके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आप इसमें इंटरेक्टिव पार्ट प्ले करेंगे तभी आप भी सीखेंगे और मुझे भी सिखाने में मज़ा आएगा। तो आप में से कोई इसको पढ़े, जो पहली डेफिनेशन है कोई पढ़ ले। कौन पढ़ेगा? और ज़रा जल्दी करना क्योंकि ये 1 घंटे का टाइम है गूगल का, तो उसमें हम जितना जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे उतना अच्छा है। कोई नहीं पढ़ा? मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं? कोई तो पढ़े। अच्छा, जो न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि ये एक इस किस्म की स्टडी है दिमाग की और ज़बान की, जो कि कोई ऐसा ज़बान जो हम सीखते हैं वो किसी अल्फाज के थ्रू हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है और दिमाग के से प्रोसेस होने के बाद फिर जो हम उनको उसी तरीके से जो बाहर निकालते हैं उसको न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और आपको इसकी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता इसके आज के लेक्चर के एंड तक इसकी सारी डेफिनेशंस आपको समझ आएंगी। और इसका फ़ायदा क्या क्या है? इसके फ़ायदे हैं, इसके एजुकेशन में काम आती है, हेल्थ में काम आती है, स्पोर्ट में आती है, बिजनेस में आती है, सेल्स में, कस्टमर सर्विसेज में, मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल में और पर्सनल डेवलपमेंट में। इमोशनल प्रॉब्लम्स में, एंजाइटी में इसका बेनिफिट होता है, स्ट्रेस में होता है, फोबियाज में, ग्रीफ में, पैनिक अटैक, बैड हैबिट्स, पीटीएसडी, डिप्रेशन। पीटीएसडी होता है कि जब कोई एक वाकया ज़िंदगी में कोई सदमा, कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस गुजरा हो तो उसके बार बार जो फ्लैशबैक होते हैं, तो उनमें जो है ना एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक यूज़ करके एक थेरेपिस्ट जो है एनएलपी का वो इसको इंसान के अंदर जो लाश और में ट्रॉमास स्टक हुए होते हैं उनको निकालता है। इसका इस्तेमाल पर्सनल डेवलपमेंट में भी होता है। उससे क्या होता है कि इम्प्रूविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर ओवरकम शाइनेस है उसको ओवरकम करता है। सेटिंग अचीविंग गोल, एनएलपी के थ्रू सीखते हैं कि हम गोल सेट कैसे करते हैं और स्मार्ट गोल्स किस तरह अचीव करते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे इंप्रूव करते हैं और क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इसके थ्रू हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी सीखते हैं कि वो कैसे करते हैं। गेटिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलती है। मेकिंग बेटर डिसीजन, और इससे हमें अच्छे डिसीजन करने में मदद मिलती है। ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके सीखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोड्यूस द मोस्ट वांटेड रिजल्ट इन योर लाइफ as well as life of other by using NLP टेक्निक। NLP की टेक्निक को इस्तेमाल करके हम जो भी रिजल्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उसको लेके आते हैं। NLP के फ़ायदे क्या हैं? न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के क्या क्या फ़ायदे? NLP करती है, चॉइसेस क्रिएट करती है, एक्सीलेंस देती है और एक्सीलेंस के बाद क्या होता है? अचीवमेंट आती है। चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस के बाद अचीवमेंट होती हैं, अचीवमेंट के बाद एक्सीलेंस आती है। तो इसके डिटेल में सीखेंगे कि कैसे कोई भी आपने ट्रेनिंग लेनी हो, कुछ भी हमने सीखना हो तो उसका बेस्ट वे क्या है। उसका बेस्ट वे ये है कि उसमें कोई भी जो हमारे माइंड में कोई ऐसी जजमेंटल या फिर क्रिटिसिज्म है वो लर्निंग के प्रोसेस के दौरान उसको ख़त्म करना होता है। फिर अपने अटेंटिव माइंड में बैठते हैं ताकि हमारे माइंड में अपनी एक जो सेल्फ टॉक चल रही होती है उसको हम सस्पेंड करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। और हर कोई चीज़ जो है वो ऑर्डिनरी तरीके से हम करते हैं और कुछ चीज़ें जो है ना वो हमने जो सीखनी होती हैं और नई से नई चीज़ें। गलतियां इंसान करता है, किसी भी ट्रेनिंग के दौरान, किसी भी लर्निंग के दौरान इंसान गलती कर सकता है और गलती करने को उसे समझना चाहिए कि वो कर सकता है। प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ही कोई भी स्किल, कोई भी लर्निंग जब हम लेते हैं
तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह इस कोर्स में भी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमने शुरू में जो चीज़ें लर्न की, जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई, तो वो कैसे हुई? वो प्रोग्रामिंग हमारी कोई भी चीज़ थी, हमने जो सीखी तो वो रेपिटेशन से सीखी। तो जिस तरह से हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ABC है या अलफ बे है, उसको हमने क्या किया, हमने उसे बार बार पढ़ा, बार बार देखा, तो उस तरह से हमारे दिमाग में वो एक पैटर्न बन गया और उसको हमने लर्न कर लिया। तो इसी तरह हमारा माइंड प्रोग्राम हो गया। तो जब हमने ये शुरू में कोई चीज़ लर्न की थी, तो इसी तरीके से हम नए सिरे से हम इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, रेपिटेशन चाहिए होगी। बार बार हम जब रेपिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं जिसको हैबिट्स कहते हैं, और उन पैटर्न्स को हम बाद में जो वो पैटर्न्स है वो हमारे बिहेवियर बनते हैं। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे ये पानी है, तो हमारा दिमाग टच तो नहीं करता कि ये पता चले कि उसको ठंडा लग रहा है या उसको गीला लग रहा है, तो उससे पता चल रहा कि ये पानी है। पानी के लिए हर ज़बान में कोई ना कोई अलग से अल्फाज हैं, लेकिन वो कैसे दिमाग में जाके उनकी पिक्चर बनी। पानी जैसे हम उर्दू में पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, किसी अरबी में ओबो कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबान में। तो इसमें क्या सही और क्या गलत है, कुछ भी नहीं है। यही बात है कि जिस किसी ने उर्दू ज़ुबान में सीखा है तो उसके लिए वो पानी का लफ्ज़ जैसे ही आएगा उसे पता चल जाएगा कि ये पानी है, या उसके सामने पानी का ग्लास आएगा तो उससे किस दिमाग में जो पिक्चर बनी है पानी की होगी। इसी तरह जो वाटर बोल रहे हैं उनके लिए भी उसने जो शुरू से जो प्रोग्रामिंग हुई है, फर्स्ट टाइम जब उसने सीखा कि इस तरह की चीज़ को जो ग्लास में है या पानी की शेप देखी तो उसको पता है कि इसे वाटर कहते हैं। इस NLP से हम ये सीखते हैं कि कोई भी इंसान गलत या सही नहीं होता, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। हमने उसके साथ मीनिंग अटैच किए होते हैं। अब जो पानी को वाटर बोल रहा है वो भी गलत नहीं है, जो पानी को पानी बोल रहा है वो भी गलत नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो इंसान डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट इन्वायरमेंट से उनकी ग्रूमिंग हुई है, तो उनकी ग्रूमिंग के तहत उनका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनी है। तो NLP ये सिखाती है कि इंसान जब कोई चीज़ बाहर उसने सीखी, कोई ना कोई उसके साथ वर्ड्स थे, सिंबल्स थे, उसके तहत उसके अंदर जाके दिमाग में कोई पिक्चर्स बनी, कोई तस्वीर बनी। वो जो तस्वीर बनी उसको न्यूरो कहते हैं, और लैंग्वेज किसी ज़ुबान के तहत जो बाहर वापस हम बात करते हैं उसको लैंग्वेज कहते हैं। न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, अंदर जाके प्रोग्राम बना जो कि पैटर्न बने, और बाहर जिस किसी ज़ुबान के तहत हम दोबारा उस चीज़ को बात करते हैं उसको न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। और न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि मेरे अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी बात को लेके कोई चीज़ जो मेरे अंदर मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं किसी दूसरे को बताना चाहती हूँ, मैं एज इट जो मेरे माइंड में है मैं उसी तरह अगले को डिलीवर कर दूँ और समझा पाऊँ, और उसका मेरा और उसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो। तो इसका मतलब है कि ये रिस्पॉन्स अच्छा आया, इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन हुई है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे अंदर जो पिक्चर है मैं किसी दूसरे को नहीं बता पा सकती। तो इसके सीखने से हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें मेरे अंदर हैं, जो मैं किसी को बताना चाह रही हूँ, तो मैं किस वे से करूँ। इसमें फिर हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं कि अगले की मोडेलिटी के मुताबिक हम चेंज होके, तो उसके मुताबिक सारी जो मेरे अंदर जो मेरे माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है वो एज इट दूसरे के साथ कम्युनिकेट करूँ। तो इस पूरे कोर्स में आप मोडेलिटीज़, प्रेडिकेट्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे अपनी मोडेलिटी के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, और आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं। जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है कॉन्शियस माइंड है, दरमियान वाला सब कॉन्शियस है, और उसके जो सबसे नीचे आइसबर्ग की तरह है
ये अनकॉन्शियस है। हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत कम है। सब कॉन्शियस जो वर्किंग थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है और बाद में जाके जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज होता है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होता है। हमारी यादें, हमारी हैबिट्स, हमारी मेमोरी, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे कस्टम्स, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस में स्टोर होती हैं। अनकॉन्शियस भी बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये है मॉडल ऑफ द माइंड। ये डॉक्टर जॉन कैपस मॉडल ऑफ द माइंड है। इसमें देखिए कॉन्शियस माइंड 12% है, जिसमें हमारा एनालिटिकल माइंड है, जिसमें हम डिसीजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एक क्रिटिकल माइंड हमारा एक बैरियर है, जो कि हमारी आदत, हैबिट्स सारी हमारे सब कॉन्शियस में हैं, वो ये हैं। उसमें हमारा 88% माइंड है, जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जिसमें हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं, रिलेशनशिप्स पैटर्न्स हैं और क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा है और इंट्यूशन है। ये सारे का सारा हमारे लाशऊर में होता है। इसी वजह से हम कॉन्शियसली बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम अपने जो पैटर्न या हैबिट्स ऐसी या बिहेवियर ऐसे बन चुके हैं जिनको हम कॉन्शियसली कहते हैं कि हम चेंज करेंगे, लेकिन दोबारा से फिर से हमारे साथ वही एक्ट हो जाता हम ना चाहते हुए। वो इसलिए है कि हम कॉन्शियसली तो कहते हैं और ये क्रिटिकल बैरियर जो है ये हमारा माइंड इसका ये नहीं खुलता और हमारी सारी चीज़ें तो हमारे लाशऊर में, सब कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, वहाँ तक हमारी रिसाई नहीं होती। तो ये कैसे किस किस टाइम पे हमारा क्रिटिकल माइंड जो है ना, इसको हम बाईपास कर सकते हैं, इसको क्रॉस करके अपने अपने अंदर से अपनी हैबिट्स को जो है ना सेल्फ एंकरिंग के तहत, सेल्फ हिप्नोसिस के तहत कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे दूसरे लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या किस तरीके से रेपो बिल्ड करते हैं, रेपोर बिल्ड जो है उसके तहत जो हमारे सब कॉन्शियस में रसाई हासिल होती है। क्रिटिकल माइंड क्या है? क्रिटिकल माइंड हमारा वो माइंड है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डिसीजन करता है, क्रिटिक्स करता है, एनालिटिक्स करता है, जो इसको कॉग्निटिव माइंड भी कहते हैं कि शऊर के तहत जो बात सोचते समझते हैं। हर इंसान का जो क्रिटिकल माइंड पे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, किसी थ्योरी के तहत ये 5% है, किसी थ्योरी के तहत 12% है, जैसे मैंने अभी बताया, किसी के तहत 3% है। हमारा जो आखिरत में भी जो फ्री विल है, जिसका क्वेश्चन होगा हमसे, वो इसी हमारे कॉन्शियस माइंड का होगा, क्योंकि हम कॉन्शियस ही से डिसीजन करते हैं और कॉन्शियस से ही हम रेपिटेशन से सीखते हैं और फिर हमारे लाशऊर में जाते हैं। तो हमारा काम है कि हम कॉन्शियसली चीज़ों को बार बार करें, बार बार दोहराएं, ताकि हमारे जो सब कॉन्शियस में ऐसी चीज़ें जो बचपन से जो 3 E के थ्रू, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन 3 चीज़ों की वजह से हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, कंडीशनिंग हुई है, और उस कंडीशनिंग के तहत आज हमारे पैटर्न बन चुके हैं, आदत बन चुकी है। आदत जो हमारे बिहेवियर हैं, अगर हम कहीं अपनी ऊपर काम ना करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, तो फिर जो हमारे पेरेंट्स के पास जितनी इकोनॉमिकल अवेयरनेस थी, जितनी एजुकेशन थी, जितना उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने हमें दिया। अब हमारा अपना काम बनता है, जो कि अल्लाह ताला ने भी हमारी फ्री विल दी है, कॉन्शियस दिया है, कि मैंने अपने ऊपर क्या काम किया था, खुद को जानने के लिए क्या काम किया था। हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैंने अपने बारे में जब जाना ही नहीं, ठीक है, उन जो पेरेंट्स ने हमें दिया, हम उनके भी थैंकफुल हैं, उनको भी ग्रेटिट्यूड पे करें कि उन्होंने जो उनके पास था उन्होंने दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पहले सीख चुके हैं तो हम रिजिड हो जाएं कि हमने कुछ नहीं सीखना। इसलिए हमें नए नॉलेज, जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस की डेवलपमेंट होती जा रही है, उसे हमें सीखना चाहिए। NLP का कम्युनिकेशन मॉडल, हमारे 1 सेकंड के अंदर 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी 5 सेंसेस के साथ इनपुट जाता है, प्रोसेस होता है और
वहाँ पे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनती है, दिमाग के अंदर कोई पिक्चर बनती है, उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के तहत वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन कहें या फिजियोलॉजी बनती है, हार्मोनल्स चेंज आती है, वो हार्मोनल्स चेंज हमारे बिहेवियर बनाते हैं। अब इस सारे पैटर्न को देखें कि हमारे 5 सेंसेस हैं, इनके यहाँ पे एनएलपी में मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी। सूंघने, सुनने, देखने, टच करने, महसूस करने की 5 सेंसेस के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। हमारा दिमाग के सिमुलस कंप्यूटर बना है, तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे जाती हैं जो सेंसरी इनपुट, दिमाग जिस तरह कंप्यूटर में हम कुछ ना कुछ तो लिख के भेजते हैं, वो आउटपुट देता है। इसी तरह से हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है बचपन में, तो उस प्रोग्रामिंग के तहत अंदर हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनी, उस रिप्रेजेंटेशन से फिजियोलॉजी बनी, फिजियोलॉजी से हमारा बिहेवियर बना। और ये जो प्रोग्रामिंग हमारी हुई, वो प्रोग्रामिंग के तहत वहाँ पे मेटा प्रोग्राम है, जिसमें वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, डिसीजन है, एटीट्यूड्स हैं और लैंग्वेज है। ये हमारी बन चुकी जब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे कोई ना कोई जो हमारा प्रोग्राम हुआ है, तो हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जितने भी जीनियस लोग होते हैं, कॉन्शियस माइंड में 5 से 7 चंक इंसान याद रख सकता है। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं हम सारे अपने लाशऊर से लेते हैं, तो लाशऊर से हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं वापस। तो यहाँ पर तक कोई सवाल हो तो वो भी कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन बता रही थी कि हमारे जो भी हमारे कॉन्शियसली हम डिफेंस बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर मुझसे कोई जीनियस से जीनियस बंदा उससे अगर 5 वो सवालात होंगे तो 5 का जवाब देगा, वरना अपना हैंड ओवर सबकॉन्शियस को दे देगा। अगर कोई बहुत जीनियस है तो 9 सवालों का जवाब देगा, उसके पास 9 जो है ना वो जीनियस लोगों के लिए। तो हमें इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो चीज़ें हम भेज रहे हैं, जो हम सेंसरी इनपुट दे रहे हैं, उसको भी हम सोच समझ के इनपुट करें, क्योंकि आज जो हम भेज रहे हैं तो वो आगे एक स्टोर है, वो जो हमारा लाशऊर है वो स्टोर हाउस है। बाज़ औक़ात आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि इंसान किसी से जब बात करने जाता है तो वो सोचता है कि मैंने ये बात नहीं करनी थी, ये कैसे हो गई। तो इसका मतलब है कि उसने जब कभी ये बात पहले सोची थी, अब स्टोर उसमें थी। अब जो हमारा सबकॉन्शियस है, वहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस को एक स्टोर मैन है, उसको पता है कि ये वाली बात मैंने यहाँ देनी है। अब कॉन्शियसली तो इंसान सोचता है मैं तो ये बात लॉजिकली तो ये बात यहाँ बनती नहीं, ये मैंने कैसे कर दी। लेकिन हमारे जो स्टोर हाउस है उसको पता है कि ये इस टाइम बेहतर वक्त है जिसको अभी मैंने देना है। तो इसलिए हमें अपने जो थॉट्स हैं उनको भी, जो सोचें भी ना, तो अच्छी सोच रखें, क्योंकि जब वो हमारी सोच हमने एक दफ़ा बना ली तो जब ओकेजन आएगा, उसको सिचुएशन आएगी तो वो दे देगा, इसलिए कि वो लाशऊरी तौर पर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सोचना, हमारा सेंसरी इनपुट देना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो चीज़ हम अच्छी देंगे, अच्छी हमारा सेंसरी इनपुट होगा तो वापसी का भी अच्छा आउटपुट होगा। इसलिए जो हम वीडियोस देखें, जो हम नॉलेज देखें, जो कोई भी चीज़ ऐसी देखें जिससे हमें वापसी का रिजल्ट भी अच्छा मिले, जैसा हम देखेंगे दिमाग में वही चीज़ें प्रोग्राम हो रही हैं। तो इसलिए प्रोग्राम भी वही चीज़ें करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। ये एनएलपी, ये यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये हमारी 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड आती हैं। आप सोचें हमारा दिमाग कितना, हमारे जो कंप्यूटर का है ना वो 32 कंप्यूटर की जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है हमारे दिमाग की बहुत ज़्यादा, उससे 134 है समथिंग गीगाबिट जो है ना वो इसकी कैपेसिटी हमारे दिमाग की। कंप्यूटर की तो अभी इसकी सिमुलस बना, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं गुना दिमाग उससे ज़्यादा है। तो ये 5 सेंसेस के साथ इसमें विजुअल, आँखों से जो हम सेंसरी इनपुट लेते हैं, ऑडिटरी से सुनते, जो कुछ सुनते हैं और हमारे दिमाग में जाता है,
जो महसूस करते हैं, काइनेस्थेटिक एनएलपी में कहते हैं, और ये महसूसात से ऑल्फैक्टरी सूंघने को, गैस्ट्रेटरी टेस्ट करने को। अब यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन की, और ये मुसलसल अगर कोई चीज़ भी हम एक देखते हैं तो ये पांचों जा रही हैं। उस टाइम हम सूंघ भी रहे होते हैं, उस टाइम हम महसूस भी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम टेस्ट भी फील हो रहा होता है। जो भी कोई हमारे इंफॉर्मेशन जा रही है, कोई हालात हैं, वाक़यात हैं, वो इन सारी 5 चीज़ें मिल के बनता है अंदर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से यहाँ के बीच में 3 साल से लेके 7 साल तक बच्चे के फिल्टर नहीं बने होते। ये फिल्टर बनते हैं जिनको डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन कहते हैं। इनके बारे में आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये हर इंसान के, जब बच्चा छोटा होता है तो एक स्पंज की तरह होता है। नींद की जो स्टेजेस हैं, तो उनमें से एक स्टेज है गहरी नींद। तो 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल गहरी नींद में जब इंसान हो, तो उसकी जब ईईजी की जाती है तो दिमाग की जो स्टेट होती है वो चेक की जाती है, जैसे ईसीजी होती है। तो उसमें 3 साल तक के बच्चे की डेल्टा वेव्स होती हैं, उस स्टेज जैसे गहरी नींद में। अब 3 से लेके 7 साल तक प्री कच्ची पक्की जो नींद होती है उसको अल्फ़ा कहते हैं, और 7 ईयर तक अल्फ़ा की स्टेज होती है। तो जो पेरेंटिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा उस वक्त उसका लॉजिकल माइंड बना ही नहीं है। जब उसका दिमाग अभी बन रहा है और उसका 12 साल में जाके तो दिमाग जो है ना वो बनना जो स्टार्ट होता है, जो लॉजिकल माइंड है। तो जब वो लॉजिकल माइंड इतने लेट बनता है तो होता ही है कि हमारी पेरेंटिंग ही गलत। अब मैंने पहले कहा कि हमने अपने, जिन्होंने हमारी ग्रूमिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, हम इनको माफ़ करते हैं और उनका शुक्रगुजार हैं कि उनके पास जो जो रिसोर्स थे उन्होंने हमें ग्रूम किया। लेकिन उस दौरान अब है क्या कि आज भी इतनी फैसिलिटीज़, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद बहुत से पेरेंट्स अब तक इस चीज़ को नहीं समझते कि बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन उन्हें खुद भी होनी चाहिए। पेरेंटिंग क्या है? अब कुछ लोग होते हैं वो इतने छोटे बच्चों को पनिश करते हैं, मारते हैं। अब बच्चे को तो 2 साल तक तो उसे नो नहीं कहनी चाहिए, और बच्चा टच करके सीखता है और किस तरीके से वो प्रोग्राम कर रहा, उसके लिए कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं है। अब हो सकता है कि बच्चा पैदाशी तौर पे काइनेस्थेटिक हो, और जो बच्चे वैसे छोटे होते हैं वो चीज़ों को 2 साल 3 साल तक बच्चे टच करके सीखते हैं। हम उनको टच ही नहीं करने देते, उनको बार बार नो कहते हैं, बार बार नो। तो हमारा आगे चल के ये भी आपको बताएंगे कि हमारा दिमाग नो को प्रोसेस नहीं करता, इंटरटेन नहीं करता। हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादातर अल्फाज को और इमेजेस को प्रोसेस करता। अब अगर हम बच्चों को कहते हैं कि शोर मत करो, तो मत को तो प्रोसेस नहीं किया। अगर हम कहेंगे कि इसके बदले में हम क्या जुमला कहेंगे, आप सबको पता भी है। शोर मत करो के बजाय आप पॉजिटिव कोई जुमला लिखें, टाइप करें, जल्दी से टाइप करें, मैं आपके मैसेज देखूं। शोर मत करो के बजाय कौन सा जुमला होना चाहिए? कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखें शोर मत के बजाय। और इसमें जब 7 साल हो जाते हैं तो डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के फिल्टर लग जाते हैं। इन फिल्टर के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर अंदर जाके जो इन्फॉर्मेशन गई है तो उससे कोई इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनी। हमारा दिमाग पिक्चर्स में, साउंड्स में, फीलिंग्स में, स्मेल में, टेस्ट में कोई जो भी इंफॉर्मेशन गई है उसको स्टोर करता है। ग्रेट, खामोश हो जाएं। ग्रेट आपने कहा, आहिस्ता बोलें जवेरिया, थैंक यू। ग्रेट, खामोश हो जाएं। हम चाहते क्या हैं, हमने वो बोलना है। आज के दिन अगर आप यही सीख लें कि हमारा दिमाग नेगेटिव को प्रोसेस नहीं करता, वर्ड्स को, इमेजेस को, फीलिंग्स को, स्मार्ट टेस्ट, स्मेल को, तो इसका मतलब है कि हमें जो चाहिए हमने वो वर्ड बोलना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना। अगर आज आप यही सीख लेते हैं कि हमने अल्फाज वो बोलने जो चाहिए। अब बच्चों को हम कहते हैं गेम मत खेलो, अब उसके दिमाग में क्या प्रोसेस हो रहा, गेम। मत तो नहीं, हम उसके बजाय हम जो चाहते हैं, हम बच्चे से कहेंगे थोड़ी देर के लिए आप मेरे से बात कर लें, थोड़ी देर के लिए आप ये काम कर लें, ये आप पहले स्टडी कर लें, फिर अपना लेजर टाइम जो है आपने अपनी किसी एक्टिविटी में लगाना है। हम जितनी बार बार उस लफ्ज़ को दोहराते हैं उतना ही उसका दिमाग प्रोसेस करता है और बच्चा उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज होता जाता है। तो हमें जो चाहिए वो बोलें, जो नहीं चाहिए हमने वो नहीं बोलना। दिमाग हमारा जो सब कॉन्शियस है वो नेगेटिव को इतना इंटरटेट नहीं करता। अब यहाँ से ये 5 सेंसेस के साथ इंफॉर्मेशन गई, यहाँ पे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, कोई पिक्चर्स बनी,
तो ये सारी चीज़ों के यहाँ अंदर एक कोई पिक्चर बनी, वहाँ पे एक स्टेट बनी। स्टेट का मतलब है कि फिजियोलॉजी बनी। मिसाल के तौर पर बाहर से मैं एक इंसान ने बहुत अच्छा माहौल है और उसका जो इमोशन बना वो बहुत खुश है, तो इसका मतलब है इंटरनल स्टेट क्या होगा, खुशी के यहाँ पे फिजियोलॉजी जो केमिस्ट्री बनेगी जिसमें केमिकल्स हार्मोन्स दिमाग से रिलीज होंगे, तो उसको स्टेट या फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके नतीजे में बिहेवियर क्या होगा, हम अच्छा एक्ट करेंगे। अगर यहाँ से कोई ट्रिगर इंटरनल है या बाहर से कोई ऐसा ट्रिगर आया जिसकी वजह से हमारी स्टेट नेगेटिव बनी, इमोशन हेट का या डिस्कस्टिंग का, थोड़ी सैडनेस का, मायूसी का कोई ऐसा बना, तो अंदर यहाँ से सारे केमिकल उस चीज़ के निकले सैडनेस के, फिर यहाँ पे हमारा रवैया क्या हुआ, हम उदास हो गए, दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेवियर हमारा नहीं हुआ। तो ये चीज़ जब हमें अपने ट्रिगर्स का पता हो और बाहर से सेंसरी इनपुट का पता हो और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का पता हो, और इसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने इमोशन को देखें, दूसरे के इमोशन को देखें, उनको इसको कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस, फिर रिकॉग्नाइज, फिर लेबल, फिर मैनेज। लेबल करना कि हाँ मैं इस वक्त अभी गुस्से में हूँ, इट्स ओके टू बी एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। कोई भी इमोशन अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसको हम डिनाई ना करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको नाम दें, फिर दूसरे को भी अंडरस्टैंड करें कि उसका ये इमोशन है और उसके साथ अब बात मैंने कैसे करनी। एनएलपी बात करना सिखाती है कि हमने पहले रैपो बिल्ड करनी है, रैपोर बिल्ड करनी है, और ताकि हमारा एक इन्वायरमेंट बने। जब इन्वायरमेंट बनेगा तो हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। तो उसके लिए एनएलपी में जो टेक्निक्स है, एक इन्वायरमेंट बनाना है। इन्वायरमेंट बनाने के लिए उसके अंदर आता है रैपोर बिल्डिंग। रैपोर बिल्डिंग के लिए मिररिंग मैचिंग है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। उसके लिए प्रीडिकेट्स हैं, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज को मैच करना है, उसके बाद जो हमारी वॉइस टोन है, लैंग्वेज है, अल्फाज हैं, उनको मैच करना है। तो हम एक पेज पे आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लीडिंग करेंगे, जो हम चाहते हैं, जो लफ्ज़ बोलना, जो भी हम चाहते हैं वो लफ्ज़ बोलेंगे, तो अगले के लाशोर में डायरेक्ट, जो हमारा शुरू में हमने किया था कि क्रिटिकल माइंड को बाईपास करके वो हमारे दूसरे के सबकॉन्शियस में जाएगा और हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। एनएलपी का यहाँ पे फिर यही है कि हमने बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन ली, इनपुट है, अंदर जो हमारा न्यूरोलॉजिकल कोई ना कोई पैटर्न बना, कोई ना कोई इमेजेस बने, फिर किसी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो हमने बाहर आउटपुट दिया, जिस तरह से हमने बात की, रवैया अख्तियार किया, ये सारा इस प्रोसेस को न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर हमें, और इसका सही इस्तेमाल तभी है कि जब हम पूरी इसकी जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। इसके आगे काफ़ी लेक्चर्स हैं जिनमें सारी चीज़ें डिटेल में, मोडेलिटीज़ हैं, प्रीसपोजिशन है और टेक्निक्स हैं, वो बहुत अच्छे से आप समझेंगे अपनी मोडेलिटीज़ क्या हैं, दूसरे की मोडेलिटीज़ क्या हैं। अब इसकी मैंने कहा क्रिएटिंग इन्वायरमेंट की टेक्निक है, उसके अंदर रैपोर बिल्डिंग की है, अंडरस्टैंडिंग की टेक्निक है, और उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक। 3 तरह की टेक्निक्स हैं जो कि एनएलपी में सीखने के बाद हर बंदा इस्तेमाल करके, जो शुरू में बताया, रिलेशनशिप में, एजुकेशन में, प्रोफेशन में, मुख्तलिफ जगहों पे इसका जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। एनएलपी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। एनएलपी की प्रिस्पोजिशन है, प्रिंसिपल है, और इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक में रीफ्रेमिंग है, स्विच टेक्निक्स हैं, लाइक टू डिसलाइक है, टाइमलाइन थेरेपी है। यहाँ पे मैंने आपको कम ही टेक्निक जो इस पूरी वर्कशॉप में सिखाऊंगी वो कम ही हैं, फिर भी वो आपके लिए इतनी काफ़ी होंगी कि आप जो है ना, क्योंकि वक्त की किल्लत है, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में इसको समझाया जाता कि एक ही जो टॉपिक है उसके ऊपर 10-10 घंटे की एक टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप है। टेक्निक्स में क्रिएटिंग इन्वायरमेंट है, उसमें मिरर और मैच आएगा। मॉडलिटीज़ के बारे में जानेंगे, चंकिंग के बारे में, प्रायोरिटाइजिंग में, एग्रीमेंट, मेटा मॉडल। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। ये जो पहले मैंने बताया ये वही चीज़ है कि एक्सटर्नल रॉ मटेरियल आता है वर्ड्स में। अब वो किस तरह से आता है, वो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक
ऑल्फैक्टरी गैस्ट्रेटी, मतलब 5 सेंसेस से। यहाँ पे सिर्फ 5 सेंसेस के नाम चेंज है, जो कि एनएलपी में नाम चेंज होते हैं। इसमें कोई जार्गन लैंग्वेज की वजह से अपसेट नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ नाम है जो हमारे देखने, सूंघने, टच करने, छूने से आते हैं। उसके अंदर फिल्टर लगे हैं और फिल्टर के अंदर क्या है, हमारे वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, हमारी लैंग्वेज, मेमोरी, डिसीजन, मेटा प्रोग्राम पड़े हुए हैं। और फिल्टर कौन कौन से हैं, डिलीट, डिस्टॉर्शन, वो हम आगे। स्टेट बनती है, स्टेट से इंटरनल कोई ना कोई हमारी जो बाहर से हमारी इन्फॉर्मेशन गई है, अंदर कोई ना कोई पिक्चर बनी है, कोई ना कोई पैटर्न बना है, उसको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में। ये बहुत आसान है, सिर्फ इनके नाम चेंज। फिजियोलॉजी बनी और एक्सटर्नल बिहेवियर उसका जो भी हमारा शो होता है। इसको लैंग्वेज गेट्स कीपर भी कहते हैं। एक्सटर्नल कोई इवेंट हुआ और डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बताऊँ कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा रोड पे नज़र आ रहा, भाग रहा है, आप बताएं, सारे टाइप करें कि वो क्यों भाग रहा है, उसको क्या होगा। ये सिनेरियो है, सारे टाइप करें कि उसके साथ क्या क्या हुआ, किस वजह से वो भाग रहा है। जल्दी से टाइप करेंगे, उस रोड पे बंदा भाग रहा है, वो किस वजह से भाग रहा है। डिलीट, डिस्टॉर्शन का हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि ये क्या हैं। जो 3 गेट कीपर हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, हम सबको एक ही जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, एक ही जैसी सारी चीज़ होती है, लेकिन हर बंदा उसको मीनिंग अलग क्यों देता है, उसकी परसेप्शन अलग क्यों होती है, वो परसेप्शन किस वजह से होती है। एक ही तरह का माहौल होगा, एक ही तरह की सारी सिचुएशन भी है। चलें, अगर कोई भी नहीं, टाइप करें कि उस बंदे के, कोई भी एक बंदा रोड पे नजर आ रहा और वो रोड पे जो ना भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ आप में से कुछ ने कहा कि वो उसके साथ पीछे लोग लगे हुए हैं, कुछ ने कहा कि उसका कोई मर गया होगा, कुछ ने कहा कि अच्छा, इन्होंने लिखा है कि जल्दी से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता, ग्रेट, वंडरफुल। अब ये सारा देखें, हर एक ने अपनी 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 उसके मुताबिक कहा है कि ये इसको कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि जब हमारे फिल्टर बन रहे थे 7 साल से पहले, हमारे फिल्टर बने, उन फिल्टर में से गुजार के जो भी इंफॉर्मेशन गई तो उसका प्रोसेस करके, मिसाल जैसे यूँ कहें कि इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कहते हैं स्केमेटा। तो ये एक किस्म का अंदर एक शेप बनी, किसी के अंदर ट्रायंगल बन गई, किसी के अंदर सर्कल बनी हुई है, किसी के अंदर स्क्वायर है। बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जाएगी, तो अंदर जाके जिसने स्क्वायर बनाया हुआ उसका स्क्वायर ही बन, उसके अंदर जाके वो स्क्वायर बन गया। जिसका सर्कल है अंदर रिप्रेजेंटेशन, उसकी सर्कल बन गया। मिसाल के तौर पे मौसम, 3 दोस्त हैं और वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि आज मौसम बहुत उदास है, एक कह रहा है कि आज मौसम बहुत आशकाना है, एक कहता है मौसम बहुत ही अच्छा है। अब ये सारे क्यों, मौसम तो बाहर एक ही जैसा है, तो सब ने अलग अलग क्यों बात की। इसका मतलब क्या है कि उन सब ने अपने फिल्टर से गुजार के उनकी जो स्टेट बनी है उसके मुताबिक उन्होंने बात की। अब फिल्टर में हो सकता है कि जिसको पहले इस तरह के मौसम के साथ कोई एंकरिंग हुई हुई है, कोई इस तरह की स्टेट पहले जब बनी तो उसके साथ उसकी वो उदासी उसे उस मौसम को देख के याद आ गई। तो जो दूसरे हैं, जिस किसी ने अच्छा कहा तो उसकी, इसका मतलब है कि उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है ना उस मौसम के साथ जो जुड़ी हुई थी तो वो अच्छी थी। उसको देख के उसने फ़ौरन ये कहा कि ये जो है ना मौसम ऐसा है। इसलिए हर एक के डिलीट, डिस्टॉर्शन अलग हैं और उसकी वजह से एक ही चीज़ जो है वो हर एक जैसा इवेंट है, लेकिन मीनिंग सब ने डिफरेंट दी है। तो इसी तरह हमारे साथ लाइफ में ऐसे होता है कि एक तरह के जो हमारे इवेंट हों, लेकिन हम सब के लिए उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको इसकी बहुत और अच्छे तरीके से समझ आएगी। एनएलपी के बारे में यह है कि एनएलपी ट्रांसफॉर्म करती है पावर में। फियर को अक्सर हम जो काम नहीं कर पाते या कुछ भी हमारी लाइफ में मसला है तो वो सिर्फ फियर। जब फियर खत्म हो जाता है तो इंसान के हाथ में क्या आ जाता है, पावर आ जाती है।
और एनएलपी क्या करती है, वो सिखाती है सेंस ऑफ पर्पस की, कि हम अपनी लाइफ में पर्पस सीखें कि मकसद क्या है, और उसके साथ हायर लेवल, अपनी ज़िंदगी को हायर लेवल पर जीना सिखाए। जब इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम हायर लेवल पे जीना सीख जाते हैं। न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कुछ जो टर्म्स हैं वो ये हमने पहले भी बताई हैं: बिलीफ, वैल्यूज, चंक, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, रियलिटी, मेंटल मैप। मेंटल मैप वही है कि जो बाहर हमारे अंदर जो रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है। अब इसको कोई पढ़े कि एनएलपी क्या है, अब हम एनएलपी की ये डेफिनेशन सर प्रॉपर तरीके से अब पढ़ रहे हैं। कोई एक पढ़े ताकि इंटरेक्टिव हो, कोई है? चलो जी मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़िए, मैं थोड़ा रेस्ट ले। एनएलपी एक सॉफ्टवेयर की हैसियत रखती है जिसमें लफ्जी और गैर लफ्जी जुबान को खास अंदाज में इस्तेमाल करने के कानून और कायदे बताए गए हैं, जिससे हमारी सोच, यकीन और एहसासात में मतलूबा तब्दीलियां आ जाती हैं। इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। जी, एनएलपी एक सॉफ्टवेयर है, देखिए, जिसमें लफ्सी, गैर लफ्सी, इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सारी जो चीज़ें हैं उसको उसके कायदे बताए गए हैं, जिससे हमारी सोच, यकीन और एहसासात में मतलूबात तब्दीलियां आ जाती है। इसे प्रोग्राम कहते हैं। जैसे जैसे और इसकी डेफिनेशन आएंगी आपको और समझ आएगी। जिस तरह के हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम होता है, इसी तरह हमारा दिमाग प्रोग्राम हुआ है। जब ये इस चीज़ का हमें यकीन हो जाए कि हमारा बचपन से जो चीज़ें हमने कंडीशनिंग की हैं, लर्न की हैं, जो हमने सीखी हैं, वो प्रोग्राम हुई हैं, तो जिस तरह हमारा सॉफ्टवेयर में अगर कोई वायरस आ जाता है तो हम दोबारा से नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसी तरीके से हम अपने दिमाग में इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को नए तरीके से सीख के नए तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको सेंसरी इनपुट की तरह से। चलें, ये वाला जैसे देखें, हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम होता है, अगर मैंने मेरे इन बिल्ड मेरे लैपटॉप में अगर मैं टाइपिंग सीखना चाहती हूँ तो मैं उसमें टाइपिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊँगी। इसी तरीके से अगर हमने कोई एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो इसलिए हमें अपने आप, हमारे जो माइंड है उसके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना चाहिए और नई से नई चीज़ें सीखनी चाहिए, और उसके अंदर जो चीज़ें नहीं ज़रूरत उसको अनइंस्टॉल करना चाहिए, जो कि एनएलपी की टेक्निक्स करती हैं। एनएलपी की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, कोई एक डेफिनेशन नहीं है, मुख्तलिफ हैं, और हर एक की जो है ना, हर एक जो वो है इसका मास्टर प्रैक्टिशनर है, उसने डिफरेंट जो है ना वो इसकी डेफिनेशंस दी हैं। ये हैं डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, जिन्होंने इस एनएलपी की बुनियाद रखी। उनके मुताबिक एनएलपी की डेफिनेशन यहाँ कोई पढ़ ले। अच्छा, इस कोई और पढ़े ना, या कहाँ कहाँ गई शाजिया से, ये कहते हैं हसन गेमिंग वाली, आप पढ़ें, ये उर्दू वाला पढ़े, कोई है यहाँ पे? जी जी, आप पढ़ो, जी पढ़ो। एनएलपी एक सेहतमंद महारत है जिसमें फर्द के अंदरूनी ख्यालात और रवैयों का सुराग लगाया जाता है और जज्बाती रद्द अमल के लिए लाशोर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए बेशुमार अमली तकनीकें वाजिया की जी गई हैं। बिल्कुल, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। ये एनएलपी देखें, एक 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 आर्ट है, ये एक आर्ट है, एक स्किल है, जिसमें देखें हमारे अंदरूनी ख्यालात और रवैयों का पता चलता है और जज्बाती रद्दमल के लिए लाशोर को तैयार किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई जाती हैं। बेसिकली अभी हम सीख रहे हैं कि एक स्किल है कि जो हमने कुछ सीखा, हमारे अंदर रिप्रेजेंटेशन बनी, जब हम उसको उन्हीं अल्फाज के साथ बात करेंगे और उस जब दूसरे पर्सन के साथ हम बात करें और हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, रिजल्ट हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आए, उसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निकें इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या टेक्निक्स हैं वो इसमें सारी हम सीखेंगे और आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला भी उर्दू में पढ़ लें।
ये जोसेफिन ओ कॉर्नर, ये उसकी डेफिनेशन है। मुख्तलिफ लोग, जी। मुख्तलिफ जो फिलासफर है उनकी डेफिनेशन है। जी एनएलपी लोगों को समझने और मुतासर करने के लिए एक नफ्सियाती महारत है। ग्रेट, वंडरफुल। आपको पिछली तीनों में से कौन सी अच्छी लगी? 3-4 हमने पढ़ ली, आप मुझे बताएं ये वाली किसी को पसंद आई, पिछली पसंद आई, कौन सी? इसमें तो पसंद वाली बात तो है, ये वाली डेफिनेशन। एनएलपी लोगों को समझने और मुतासर करने के लिए एक नफ्सियाती महारत है। ये कितनी अच्छी बात है कि ये हमें लोगों को समझने और मुतासर करने के, एक दूसरों पे इन्फ्लुएंस करें, ताकि हम उनको समझ के बातचीत करेंगे तो बुरा कोई भी नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि पानी का मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नाम है, किसी एक ने मुख्तलिफ वो सीखा, उसके तहत उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनी है, तो बुरा तो कोई भी नहीं। हम ये कहें कि नहीं जो इंग्लिश बोलने वाला वो ठीक नहीं है या वो गलत है। कोई भी बंदा किसी भी इलाके से आया हुआ, किसी जगह से उसने सीखा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन बनी है, तो अच्छा बुरा तो कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मैं किसी को ये कहती हूँ ब्लू, तो किसी और जो किसी एरिया से आया हुआ, तो उस कलर के लिए उसके अंदर कोई और तस्वीर बनी हुई है। अब क्या होगा कि मैं कुछ और ब्लू कह रही हूँ, वो कुछ और ब्लू कह रही है, तो है क्या मसला? वो भी नहीं गलत, मैं भी नहीं गलत, लेकिन हम दोनों एक पेज पे नहीं है, हम एक दूसरे को बता नहीं पा रहे। तो यही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मसाइल आते हैं कि हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कुछ और होती है। तो हम दोनों जो भी कम्युनिकेटर होते हैं, हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम एक दूसरे को वो बता नहीं पाते, तो बीच में क्या होता है, फिल्टर लगे हुए हैं, हमारे डिलीट डिस्टॉर्शन का इफेक्ट आता है, और हमारी जो परसेप्शन है वो कुछ और बन जाती है, क्योंकि जो रियलिटी है वो वही रहती है, लेकिन दो बंदों के दरमियान परसेप्शन डिफरेंट हो जाती है। बोलने वाला कुछ और बोलता है, समझने वाला कुछ और समझता है। वो जो फिल्टर का इफेक्ट है, उसकी वजह से हमारे दरमियान जो है ना, हमारा माइंड खुद से चीज़ों को क्योंकि गस्टाल प्रिंसिपल के तहत दिमाग जब उसको पूरी बात समझ नहीं आती, उसको जिस चीज़ का फोकस है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, उसी को देखेगा, बाकियों को डिलीट कर देगा। इस वजह से वो खुद ब खुद, हमारा दिमाग आधी चीज़ें नहीं लेता, जब उसने कोई रिजल्ट निकालना है तो फौरन वो जंप करके रिजल्ट पे चला जाता है। तो जब हमें डिलीट डिस्टॉर्शन का पता होगा तो हम अपने इन फिल्टर्स को, इनके इफेक्ट को कम करेंगे, और आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये फिल्टर है क्या और इनके इफेक्ट को ख़त्म कैसे करना है। तो ये भी देखें, ये भी पढ़ें इसकी डेफिनेशन, ये रॉबर्ट डेल्स की डेफिनेशन है। जी। एनएलपी फर्द के किसी वाक़ये या तजर्बे की अंदरूनी बनावट के बारे में तहकीक करता है ताकि इसको तब्दील किया जा सके। बिल्कुल, ये देखें, ये भी अच्छी है, इसको भी समझाना कि एनएलपी क्या है। उसका जो वाकया या तजर्बा उसका हुआ, और उसके साथ उसने जो रिजल्ट एसोसिएट किया, जो उसने नाम दे के अपने माइंड में रखा हुआ है, तो उसको तहकीक करके इसको तब्दील किया जा सके। मिसाल के तौर पे, अब मेरे साथ एक दफ़ा कोई फेलियर आया। अब फेलियर तो का मतलब क्या होता है? फेलियर का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग। लेकिन मैंने उस फेलियर को अपने साथ, चले मिसाल के तौर पे स्कूल में ही कोई मेरी अगर प्रेजेंटेशन थी, या मैंने कोई सबक था, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मेरी अपनी मिस्टेक है, मैंने उसकी प्रेपरेशन नहीं की थी, तो उसका मुझे उस तरह से रिवार्ड नहीं मिला, या मुझे उसके लिए मुझे वो एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी। तो हुआ क्या कि वो जो रिजल्ट मैंने अटैच कर क्या कर दिया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फेल ही हुई हूँ, इससे पहले जो भी मेरे जो काम किए तो मैं फेल होती रही हूँ। तो इसका मतलब रियलिटी तो नहीं है ना, वो एक इंसिडेंस था, एक वाकया था, जिसके साथ मीनिंग अटैच करके तो मैंने अपने आप को ये साबित कर दिया कि मैं फेलियर में हूँ। मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम लो कर दी। अब हकीकत तो ये नहीं है ना, हकीकत ये नहीं है, वो सिर्फ एक वाकया था। उस वक्त मेरी उसमें रीजंस थी, क्या मैंने स्ट्रेटजी की थी, उसको मैंने दोबारा अगर मेरी अपनी लैकिंग थी कि मैंने उसको एफर्ट पुट नहीं की थी, मैंने उस पर वर्क नहीं किया था, हार्ड वर्किंग नहीं की थी, तो उसका रिजल्ट मैंने अटैच करके सारी ज़िंदगी के लिए जर्नलाइज कर दिया कि या तो अपने पर इंटरनल जो मैंने अपने बारे में सोच लिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, या फिर मैंने ये कर दिया कि मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है, दूसरे मेरे साथ ही गलत करते हैं।
तो ये अब हम इनको इसी सिनेरियो में हम डिलीट और डिस्टॉर्शन को आगे जानेंगे कि रियलिटी ये नहीं होती। चाइनीज़ की एक कहावत है कि द ट्रूथ माई ट्रूथ योर ट्रूथ, एक मेरा सच है, एक आपका सच है और एक हकीकत में सच है। तो हर बंदा अपनी तरफ से, अब जो मेरा सच है वो मेरी परसेप्शन है, मेरे फिल्टर डिलीट डिस्टॉर्शन उसमें लगे हुए, मेरे बिलीफ सिस्टम उसमें बने हुए, जो इंसिडेंट्स हुआ उसके साथ मैंने एसोसिएट करके एक रिजल्ट अटैच करके रख दिया हुआ है। अब दूसरे के साथ भी ये है कि उसकी तरफ से भी उसने अपने डिलीट डिस्टॉर्शन वाले फिल्टर लगा के, हमारा माइंड ऑटो पे लगाता है, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन इस कोर्स के बाद जब आपको पता चल जाएगा तो अपने इन फिल्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। फिर जो हकीकत है वो एक हकीकत अपनी जगह पे, उस हकीकत को वो फिर जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तो फिर आप हकीकत की तरफ जाएंगे। फिर ये पता होगा कि मेरी परसेप्शन शायद गलत है, दूसरे की परसेप्शन शायद गलत है, जो हकीकत है उसको देखा जाए। तो वो 3 तनाज़र की टेक्निक होती है, उसके बारे में देखते हैं। ये भी एक देख लें अब इस डेफिनेशन को। जी, NLP is a powerful technology to organize the verbal and non-verbal languages to produce desired results in your life. NLP आपकी जिंदगी में मतलूबा नताज हासिल करने के लिए लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी ज़ुबान को मुनज़्ज़म करने के लिए इंतहाई ताकतवर टेक्नोलॉजी है। ग्रेट। अब कितना है कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये भी आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। हमारे अल्फाज जो हैं, जो दिमाग प्रोसेस करता है सिर्फ 7% करता है, 7%। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो 58% करती है, जो मेरी टोनैलिटी अब वो हमारी 38। अब मैं देखें, मैं आपसे कहूँ, आपसे मैं सलाम करती हूँ, मैं 3 तरह से करूँगी, देखिए मैं आपको फ़र्क पड़ता है। वो ये हमारा माइंड जो है ना वो 38% करता है। अस्सलामुअलैकुम, सलामुअलैकुम, सलामुअलैकुम। अब देखें ये टोनैलिटी है, ये हम इन चीज़ों से अफेक्ट पड़ता है, हमारा माइंड समझता है, हमें पता चलता है कि कोई हमारे साथ अब किस टोन में बात कर रहा है, ये 38% दिमाग प्रोसेस करता है। मैं अगर किसी को जो है ना वो लॉस हो जाता है दोस्त का, तो मैं उसको कहती हूँ हाय बड़ा अफसोस हुआ यार, तेरा जो है ना मोबाइल गुम हो गया यार तेरे। अब मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही है, आपने क्या परसीव किया, मैंने उसका अफसोस किया है। इसी तरह से ये हमारी NLP हमें सिखाती है अलाइनमेंट। इसके बाद में हम ये भी आएगा कि हमारे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है, जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, जिसमें वर्ड्स, वो सारे जब अलाइन होते हैं तो हम किसी कम्युनिकेशन हमारी सक्सेसफुल होती है। तो अब अगर हम बात कुछ कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा काम का बर्डन ज़्यादा है, कोई हमारे वैसे ही थके हुए हैं, रन आउट हुई एनर्जी, या कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस आया हुआ है, तो होता क्या कि बच्चों को हम जब उनसे बात कर रहे होते हैं, अल्फाज तो चाहे हम बच्चा ही कहेंगे, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सख्त होती है। बच्चा ये कहता है, वो आगे से और ज़्यादा एनाइड हो जाता है और एग्रेसिव होता है जब हम उससे बात करते हैं। तो उसकी जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज प्रोसेस हो रही होती है, वो तो हम स्ट्रेस में, हरी में, जल्दी में हैं, तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज दिमाग प्रोसेस कर रहा है और जो हर इंसान का करता है वो 58% है। 7% तो अल्फाज है, मैं कह भी दूँ बच्चे ये दूध पियो, बच्चे ये दूध पी लो, अब क्या है, बच्चे खाना खा लो, अब मेरी टोन क्या है, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा जो अंदर से कोई स्ट्रेस है, मेरी जो कोई काम ज़्यादा पड़े, मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा आया हुआ, मेरे इंटरनल कोई ऐसी इश्यूज चल रहे हैं, या मेरी किसी के साथ कन्फ्लिक्ट है, लेकिन अब मैं जो बात कर रही हूँ तो मेरी न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है। मैं बच्चे के साथ जो बात मैंने उसको कहनी है, अब मेरे अल्फाज तो चाहे मैंने बच्चा ही कहा है, लेकिन बात क्या है, मेरी अलाइनमेंट नहीं है न्यूरोलॉजिकल, तो इसलिए जो मैं बात बच्चे से करने जा रही हूँ वो सक्सेसफुल नहीं होगी, रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा, क्योंकि मेरी जो टोन थी उसमें क्या था, मेरी टोन जो वो हार्श थी, मेरी टोन एग्रेसिव थी, मेरी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव थी। अब बच्चे ने 38 और 55%, ये कितना बन गया, 93%। 93% दिमाग ने प्रोसेस कर लिया कि ये माँ मेरे साथ गुस्से में है। अब उसका माइंड कहता कि वाई शी इज़ एंग्री ऑन मी, व्हाट आई डिड रॉन्ग विद हर,
अब वो उसको ये मसला होता है कि मैंने क्या गलत किया जो मेरे साथ इस तरह बात हो रही है। तो ऐसे ही ये तो एक मैंने छोटी सी मिसाल दी है, अल्फाज हमारे मैटर करते हैं। वो 7% हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। जो हमारे बॉडी लैंग्वेज और हमारी टोनैलिटी है, हमने जिस पर्सन से बात करनी है उसको देखना है कि अब इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, इसके साथ मेरा क्या लिंक है। अक्सर हमें किसी और ने सताया होता है और किसी और के साथ हमारी टोनैलिटी, हमारी बॉडी लैंग्वेज गलत रिप्रेजेंट हो जाती है, जिस वजह से हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम आते हैं, हमारी एजुकेशन में इश्यूज आते हैं। तो NLP हमें सिखाती है कि हमने जो अलाइनमेंट करनी है, वो इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। ये वाली डेफिनेशन पढ़ी है, ये हाँ ये वाली हो गई थी। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी वही हैं कि हमारी जो नॉन वर्बल और वर्बल में क्या है, जो रोज़ाना की हम बातें अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझा दिया है। इसमें भी NLP यूज़ किसके लिए होती है, ये हमें सक्सेस को इजीली हासिल करने के लिए होती है, रीप्रोग्राम कर सकें बैड हैबिट्स को। ये मैंने आपको बताया कि हमारी जो ऐसी आदत बन जाती हैं किसी भी 3E की वजह से, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस से जो हमारा ब्रेन प्रोग्राम हुआ, हमारी कंडीशनिंग हुई, उनको जब हम जान लें कि हमारी ये हैबिट्स ठीक नहीं है, क्योंकि हम इंसानों के साथ रहते हैं तो उनकी आदतों के साथ रहते हैं। इंसान कोई भी बुरा नहीं है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक फितरत जो नेचर है ना, वो अच्छी फितरत अपनी नेचर पे पैदा किया है। तो हमने बाद में आके हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो आदत बनी, हैबिट्स बनी है, वो मसाइल करते हैं, उनको हम चेंज करें। NLP हेल्प करती है हमारे फोबियाज़ को। फोबिया क्या है? फोबियाज़ वो होते हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई वाक़या हमारे साथ ऐसे हुआ है तो उससे जो हमारा दिमाग बार बार उसको रिप्रेजेंट ऐसे करता है जैसे ये रियल में है। हकीकत में चलो सांप, अगर इंसान को सांप का डर है तो वो एक चीज़ हकीकत में है, लेकिन सम टाइम फोबियाज़ इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं कि वो हकीकत में वो चीज़ नहीं भी होती और इंसानी दिमाग उसको रियल उसे दिखाता है। तो ऐसे बहुत से होते हैं, जिस तरह लोगों को हाइट से फोबिया हो जाता है, और किसी तरह किसी को सफ़र से, फ्लाइट से, बस से, बहुत से फोबियाज़ हैं। इनकी तो 300 किस्में हैं। किसी को एग्रोफोबिया होता है खुली जगहों से, किसी को तंग जगहों से, मुख्तलिफ टाइप के फोबियाज़ होते हैं। और ये NLP में बहुत क्विकली, जो NLP प्रैक्टिशनर होता है, फ़ौरन से वो इस फोबियाज़ को एक सेशन में ख़त्म कर देते हैं। यही जो हमने बार बार इसको पढ़ा है कि NLP जो स्टडी क्या है, माइंड और ब्रेन की है, और किस तरह से इंसान उसको सोचता है, प्रोसेस करता है और उस इंफॉर्मेशन को फिर वापस बाहर निकालता है, उस एक्सपीरियंस को। लैंग्विस्टिक का मतलब कोई ना कोई ज़बान, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कोड होती है। वहाँ पे जाके कोई तस्वीर बनती है। मैंने पानी की मिसाल दी थी। कोई भी चीज़ हमने सीखी, वहाँ हमारे दिमाग में कोई ना कोई तस्वीर बनी। दिमाग तस्वीरों में, खुशबू, स्मेल में, टेस्ट में, साउंड में याद रखता है। वहाँ हमारे दिमाग में आवाज़ें हैं, पिक्चर्स हैं, तस्वीरें बनती हैं। तो उसके अंदर जो तस्वीरें बनी, जो प्रोग्राम वहाँ पे हुआ, उसको लैंग्विस्टिक, और किस लैंग्वेज के थ्रू हमने सीखा और उस लैंग्वेज के थ्रू वापस कम्युनिकेट किया, उसको लैंग्विस्टिक कहते हैं। प्रोग्रामिंग में वही मैंने बताया कि किसी ना किसी प्रोग्राम हुई, उसके साथ दिमाग में जाके पिक्चर बनी और वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्मेल, टेस्ट, साउंड, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? जिस तरह स्किन के सेल्स हैं, इसी तरह दिमाग के जो सबसे छोटा हिस्सा है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, उसको न्यूरॉन कहते हैं। अब सबसे छोटा सेल जो न्यूरॉन है, वो जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो यहाँ पे न्यूरॉन के बीच में एक साइनेप्स आता है जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो बीच में गैप होता है। एक माइलिन शीथ उसको कहते हैं, वो एक उसकी होती है, फैटी शीट होती है। तो जब भी कोई नया हम सीखते हैं तो वहाँ नए न्यूरॉन बनते हैं, ये स्पार्क करते हैं और आपस में कनेक्ट होते हैं।
हमारे अंदर दिमाग और पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। ये डेलिबरेटरी जब कुछ हम सोचते हैं तो वहाँ पे एक लाइट जलती है। जब भी हम कोई नया प्लान करते हैं तो उसमें दिमाग में एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है। फिर जब हमने करते हैं क्या है, वो जो मैंने अलाइनमेंट कही है कि एक दफ़ा एक सोचा मैंने ये बनना, मैंने ये काम करना, कंफ्यूज होके फिर नहीं ये नहीं करना, वो लाइट बंद होगी। फिर दूसरी सोचा ये करूँगा, वो लाइट होंगे, फिर कंफ्यूज। एक न्यूरॉन, एक हमने जो प्लानिंग की उसको हमने उसको एक्टिवेट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो हम अचीव कर लेंगे। तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम जब हम नई चीज़ सीखते हैं हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, दिमाग ग्रे मैटर बढ़ता है और ये न्यूरॉन जो है ना वो नए हर जो अच्छा इसमें ये भी चीज़ है कि जो डॉक्टर हैं उनके दिमाग का अलग हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है, जो इंजीनियर हैं उनका अलग होता है, क्योंकि जिस हिस्से को इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करता है, नई चीज़ें सीखता है, तो वो हिस्सा ग्रो करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहती है। तो ये चीज़ पहले थी कि इंसान जो है ना कुछ एज तक ही सीख सकता है और वो नहीं उसके बाद नहीं सीख सकता। तो अब ये जो न्यूरो साइंस है उसने ये न्यूरो साइंस की जो स्टडी है, रिसर्च है, उसमें ये स्टडी ने साबित किया है कि जब भी इंसान नई चीज़ सीखता है तो उसके दिमाग में न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं और नए न्यूरॉन बनते हैं। पहले तो ये भी था कि जिस तरह से किसी का अगर कोई जिस तरह से ब्रेन का इशू है जिसमें ये अल्जाइमर और ऐसी डिजीज़ हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं था, अब उनके लिए भी ऐसा है कि उनको दोबारा से एक्सरसाइज ऐसी करवाई जाए और उनका कनेक्शन जिस तरह फालिज वाले उनको भी डायरेक्ट दिमाग के साथ उनका कनेक्शन किया जाए जिस हिस्से का पैरालाइज हुआ है, तो वो हिस्सा जो है ना वो वर्क काम करने लगता है। जिस हिस्से में क्लाट और ऐसी चीज़ जो ब्लॉकेज हुई हुई है उसको अगर रिमूव किया जाए या डायरेक्ट बाईपास करके उस हिस्से की जो है ना नर्व सप्लाई दे दी जाए तो ये इंसान के जो है ना वो एज़ा काम करने लगते हैं। अब तो माशाल्लाह जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ना वो इस पे हमें यकीन भी रखना चाहिए और नई चीज़ें सीखनी भी चाहिए ताकि हमारे दिमाग के नए सेल्स बनते रहें, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहे। अब यही बार बार इसकी डेफिनेशंस हैं कि ये एक पॉजिटिव यूज़फुल एस्पेक्ट है, मॉडर्न साइकोलॉजी में ये बहुत हेल्पफुल है और पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। ये वही चीज़ें जो मैंने काफ़ी डेफिनेशन में बता दी हैं बार बार, तो ये वैसे ही मैंने ज़्यादा समझने के लिए स्लाइड्स ज़्यादा रखी थी। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बेटर अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, बेटर कम्युनिकेशन के लिए बेटर अप्रिसिएशन ऑफ द अदर पर्सन फीलिंग्स एंड बिहेवियर स्टाइल विच इज़ टर्न एनेबल बेटर एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, वेरी हेल्पफुल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डेवलपिंग सेल्फ बिलीव्स एंड असर्टिवनेस एंड कॉन्फिडेंस। ये मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये वाली स्लाइड अभी आपके पास आई है, आप देख लें कि वर्ड्स कितने परसेंट हैं, वॉइस क्वालिटी और जो है बॉडी लैंग्वेज जो हमारी, तो अब देख लें कि अल्फाज हमारे कितने कम है, सिर्फ 7% है, टोनैलिटी हमारी 38% है, 55% हमारी फिजियोलॉजी बॉडी लैंग्वेज है। अब अपनी जिम्मेदारी लें। एनएलपी में होती जो एनएलपी की प्रीसपोजिशन है और जो प्रिंसिपल है उसमें सबसे ज़्यादा उस प्रिंसिपल में ये जो है सेल्फ है। सेल्फ में है कि मैं अपनी कितने अपने अल्फाज और इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेती हूँ और लेता हूँ। अच्छा, अब ये ख़त्म हो रहा मेरे ख्याल से, अब कल बाकी करेंगे। तो आज हमने कम से कम डेफिनेशन पढ़ लिया, इसके कंपोनेंट, और बाकी चीज़ें कल के उसमें करेंगे। कंपोनेंट ऑफ एनएलपी जिसमें एनएलपी प्रीसपोजिशन है, एनएलपी प्रिंसिपल है और एनएलपी टेक्निक्स है।